प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, सबल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें भीमराव अम्बेडकर के निबंध या भाषण के अंश को आगे से हम अध्ययन करते, कल से जहाँ से छोड़ा था। क्या कहता है? ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे, इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ये बात स्वाभाविक है, निश्चित है कि जिस दल की सरकार होती है वो अपने कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता देगा, और मंत्री या बहुमत दल का नेता अगर उनको प्राथमिकता देगा तो विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उनको अवहेलना का शिकार होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक ही दल के सदस्य संतुष्ट हो पाएंगे, एक दल के सदस्य असंतुष्ट रहेंगे, तो वो प्रजातंत्र की सफलता के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। यहाँ भीमराव अम्बेडकर ने इंग्लैंड का उदाहरण दिया है कि वहाँ शासन है वो दो स्वरूप में, शासन कार्यालय है वो दो स्वरूप में, एक राजनीतिक होता है और एक सिविल कार्यालय होता है। तो इस प्रकार से जो सिविल कार्यालय होता है वो सबकी भलाई के लिए कार्य करता है, सबके विषय में सोच करके ही कार्य करता है, और राजनीतिक कार्यालय होता है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं की बातों को ही सुना जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं आगे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों को राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिए हैं। सिविल कर्मचारी स्थायी, जैसे हमारी राज्यसभा होती है उसी प्रकार सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासन रूढ़ हो, यह सभी पार्टियों के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। जैसे सचिवालय जो होता है हमारे यहाँ, वहाँ पर भी कर्मचारी हैं, वो किसी भी दल की सरकार आती रहे, वहाँ जो कर्मचारी हैं वो स्थायी रहेंगे। वो कार्य, सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन उनका कार्य निरंतर रूप से चलता रहेगा। इनके कार्यों में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप में एक अनुभव याद आ रहा है, मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। अम्बेडकर कहते हैं, अपने एक जीवन का अनुभव सुनाते हैं कि जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सदस्य था तब का वाकया है वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वायसराय के नाम, दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है, ऐसी एक ही वायसराय या गवर्नर जनरल है जिनका नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था, उसका निजी सचिव था, वो अम्बेडकर का मित्र था। उस समय पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट मेरे पास था, भी लोगों की कल्याण का कार्य जो विभाग था वो मेरे पास था, और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देखरेख में हो रहे थे। वो आया और धीरे से मुझे कहा, मेरी प्रिय डॉक्टर क्या लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटखटाता है कि सभी का नाम है, केवल उनका नाम ही नहीं है। मैंने कहा, मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था, ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. पारायर था, जो एक यूरोपियन था, कहा, प्रायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है, क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। कोई ऐसा उत्तर दे दे, ऐसा शासन में किसी मंत्री के विरुद्ध, किसी नेता के विरुद्ध, ये असंभव सा प्रतीत होता है, जिसमें उसने मेरे को दिया था। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है कि भारत की शासन पद्धति में मंत्री के विरुद्ध बोलना बिल्कुल न्यायसंगत न्याय जैसा प्रतीत होता है। लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना, उसका
यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप या पक्षपात से काम करे। कि उस समय भारत में भी ऐसी शासन पद्धति जैसी इंग्लैंड में थी उसी को स्वीकार कर रखा था कि नेताओं का काम ये नहीं होता था कि वो शासन के कार्य में बाधा डालें, विपरीत उल्टा ये होता था कि वो शासन में सहयोग करें, अपनी भावनाओं को थोपने का प्रयास न करें। ये बात महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। कि इंग्लैंड की जो परंपरा है उस परंपरा को हमें छोड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन है उस परंपरा से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। उल्टा होने लग गया है कि सरकार के सचिवालय के शासन के कार्यों में सरकार के लोग हैं वो क्या करते रहते हैं, भेदभाव करते रहते हैं, उनमें अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त है वह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। कि कानून जो बनाया गया उस कानून का पालन हमें करना चाहिए, नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तभी सफल प्रजातंत्र हो सकता है। वरना अगर जनता नियमों को ही नहीं मानेगी तो प्रजातंत्र का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो चौथा नियम क्या बताया जा रहा है कि सफल प्रजातंत्र के लिए नैतिकता, नियमों का पालन होना अति आवश्यक है। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है कि कानून के प्रति बड़ा सम्मान करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार है। कि मैं, अम्बेडकर कहते हैं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस कानून को मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानना चाहता, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। क्योंकि ये जो विधान बनाया गया है वो तो इंग्लैंड की पद्धति के अनुरूप बनाया गया है। भारतीय शासन पद्धति भारतीय जनता की भावनाओं के अनुरूप ही विधान बनाया जाना चाहिए और उसी का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानून व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ की हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थिपंजर मात्र इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है। कि हमारे यहाँ जो कानून बनाया गया वो मात्र एक दिखावा है, अस्थिपंजर है, उसमें सांसें नहीं हैं, उसमें मर्यादाएं नहीं हैं। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा होता है, इंग्लैंड के लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेश ने बगावत की तो उसमें उनका नेता वाशिंगटन था। कि अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए जब अमेरिका के 13 उपनिवेश 13 राज्यों ने इंग्लैंड के विरुद्ध बगावत कर दी थी, तो उन बगावत करने वालों का नेता कौन था? वाशिंगटन। वो भी कहाँ का था? इंग्लैंड का ही था। यह कहने से कि वाशिंगटन उनका नेता था, अमेरिका अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान है हमें स्पष्ट नहीं होता। वाशिंगटन उनका देवता था, वाशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा वाशि की विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ? उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यदि वाशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा होता तो वह सर्व हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता। लेकिन दूसरी बार उसने खड़े होने से इनकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अगर वही नियमों का उल्लंघन करता तो अन्य जनता से वो क्या अपेक्षा रख सकता था। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसका उत्तर था, प्रियवर, आप भूल गए कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने यह विधान इसलिए बनाया है कि हमें कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते, हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर नहीं चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की दीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग पर अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? कि आपने जिससे स्वतंत्रता प्राप्त की है, जिस बात के लिए आपने संघर्ष किया था और ये स्वतंत्रता हासिल की है, अगर वो उसी बात को फिर से आप मेरे लिए स्वीकार करने जा रहे हो तो आपका कभी भी हित होने वाला नहीं है। जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थापनापन बना देते हैं तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है, कि आपने उसको उसके इंग्लैंड के राजा के प्रति भड़का करके हमें विद्रोही बना दिया है।
उसने कहा आप मेरे प्रति जो विश्वास आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हों, लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मैंने ही ऐसा नियम बनाया कि दोबारा प्रेसिडेंट अमेरिका का नहीं बनेगा, कि मैं हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए कि एक ही व्यक्ति यहाँ का शासक बना बैठा रहे, एक ही परिवार का व्यक्ति राजा बना बैठा रहे, ऐसा हमने स्वीकार ही नहीं किया, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर ही भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया, उन्होंने मान लिया। लेकिन जब तीसरी बार वो फिर आग्रह करने गए तो उसने धत्ता बता दिया, मूर्ख बता दिया। और वाशिंगटन ने ही अमेरिका में ऐसी पद्धति बना दी थी कि अमेरिका में कोई व्यक्ति है वो 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, और आज तक वही परंपरा चली आ रही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। फिर देखिए, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। अंबेडकर हैं वो एक और उदाहरण देते हैं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, उन जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था, समय वही बड़ा भारी विवाद, उसमें भी बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, कि वो तो राजा है और वो सामान्य औरत से शादी कैसे कर सकता है, जबकि वह यह नहीं चाहता था कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री बाल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोध था, वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था, वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इस बात को लेकर श्री बोल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए यदि हम इस पर्सन कई लेख लिखे मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यदि हम इस पर्सन को खड़ा करके श्री बोल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा, ताकत बढ़ेगी, बादशाह निरंकुश हो जाएगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। और कभी भी इंग्लैंड में ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि दल को तोड़ करके राजनीति को चमकाया जाए। लेकिन अंबेडकर हैं वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि भारत में ऐसा किया जाता है तो भारत में ये जो विधान बनाया गया है वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इंग्लैंड के विधान या अन्य देशों की सोच को ही संकलित करके यहाँ उपस्थित किया गया है। इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि मेरे लिए इस विधान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये हमारी जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसको हमारी जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही बनाया जाना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है, वरना इसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। और जब तक सार्थकता नहीं होगी तब तक उस विधान में लोगों की आस्था नहीं होगी, और आस्था नहीं होगी तब उसका कोई पालन नहीं किया जाएगा। इसलिए अंबेडकर हैं वो शासन के स्वरूप को विभिन्न शर्तों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता है वो सबके लिए क्या होना चाहिए, सम्मान कानून होना चाहिए। चाहे सरकार किसी भी दल की क्यों ना हो, सब दल समान होते हैं और सब दलों की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं, चाहे वो उसके पक्ष में मतदान करने वाले हों या विपक्ष में मतदान करने वाले हों। ये उनकी तीसरी
शर्त थी कि शासन की दृष्टि में और कानून की दृष्टि में जैसे सम्मान होते हैं उसी प्रकार शासन की दृष्टि में भी क्या होने चाहिए, सभी लोग समान होने चाहिए, तभी उसका महत्व होता है।